Good morning student, I am Shweta. In previous class we already discussed monohybrid cross and inheritance of one gene. First we recall the matters of previous class, then we proceed to the next topic, that is inheritance of two genes. Mendel law of inheritance. In Mendel law of inheritance, Mendel conduct the monohybrid cross or their hybridization experiments on true breeding line of peas. He choose 7 contrasting characters that are flower color, seed shape, seed color, pod shape, plant height and flower position. In inheritance of one gene, first he emasculate flower, that is removal of anther from flower, then transmit pollen grain of desirable flower from one flower to another flower. In monohybrid cross, he choose the character that is tall and dwarf, which have homozygous condition, means both allele are in capital T in tall, and in dwarf both allele are small t. When he hybridize, he observed in F1 generation that all plants are tall. In F2 generation, when self pollination occur in F1 generation, then the result of F2 generation are tall and dwarf, that is in 3 ratio. 3 tall and 1 is dwarf condition. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि मेंडल सेलेक्ट करते हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट को, जिसमें वो दोनों होमोजाइगस कंडीशन में रहते हैं. टॉल प्लांट होमोजाइगोट कंडीशन रहता है, इसमें दोनों एलील कैपिटल टी, और इन स्मॉल प्लांट बोथ एलील आर इन स्मॉल टी कंडीशन, that is homozygous condition. The result of F1 generation are all plant are tall, that is सभी प्लांट टॉल कंडीशन में मिलते हैं. लेकिन जो जीनोटिपिक रेशियो उनका होता है, जो एलील रहते हैं उनमें कैपिटल टी 1 रहता है, 1 स्मॉल टी रहता है. लेकिन जब कैपिटल टी रहता है तो वो स्मॉल टी के कैरेक्टर्स को सप्रेस कर देता है, जिससे कि सभी प्लांट F1 जनरेशन में टॉल मिलते हैं. जब सेल्फिंग होने देते हैं F1 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन में जो उन्हें प्लांट मिलते हैं वो 3:1 के रेशियो में मिलते हैं. 3 प्लांट टॉल और 1 प्लांट ड्वार्फ, और जो जीनोटिपिक रेशियो उनका रहता है वो 1:2:1 रहता है. मतलब कि 1 होमोजाइगस 2 हेट्रोजाइगस, क्योंकि दोनों एलील डिफरेंट है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, और 1 होमोजाइगस डोमिनेंट और 1 होमोजाइगस रिसेसिव मिलता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में. फिर टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं? टेस्ट क्रॉस ये आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई दे रहा है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है. तो ये चेक करने के लिए जो अननोन जीनोटाइप वाला प्लांट है उसे रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं, तो जो रिजल्ट मिलता है वो हेट्रोजाइगस, सभी प्लांट हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मिलते हैं, मतलब कि वायलेट कलर के मिलते हैं. और जब इस अननोन प्लांट को जब होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस किया जाता है तो 2 डोमिनेंट
वायलेट कलर के फ्लावर, 2 रिसेसिव वाइट कलर के फ्लावर मिलते हैं। तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम ये जान सकते हैं कि जो जीनोटाइप फ्लावर का है वो क्या है। अगर हमें 2 वाइट भी मिल जाते हैं, मतलब कि जो इसका जीनोटाइप होगा वो हेट्रोजाइगस होगा, मतलब 1 कैपिटल T एंड 1 स्मॉल t। अगर हमें सभी के सभी फ्लावर वायलेट कलर के मिलते हैं तो जो जीनोटाइप होगा वो डोमिनेंट होगा, कैपिटल W होमोजाइगस कंडीशन। नाउ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल, ही प्रपोज 2 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है कि F1 जनरेशन में हमें वही कैरेक्टर दिखाई देंगे जो कि डोमिनेंट होंगे। जैसे कि F1 जनरेशन में हमें सभी टॉल प्लांट दिखाई दिए क्योंकि टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर था, कैपिटल T से ये शो हो रहा था, जो स्मॉल t के कैरेक्टर को सप्रेस्ड कर दे रहा था। लेकिन F2 जनरेशन में यही अपने आप को सेग्रीगेट कर लेता। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में सिंपली हमने ये देखा कि F2 जनरेशन में जो कैरेक्टर हमें दिखाई दे रहा है वही कैरेक्टर डोमिनेंट है, अदरवाइज जो रिसेसिव रहेगा वो हमें दिखाई नहीं देगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या हो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है कि जो F2 जनरेशन में जब मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन कराया इन बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, तो उन्होंने F1 जनरेशन में देखा कि सभी प्लांट टॉल थे, जो ड्वार्फ कैरेक्टर यहाँ पे सप्रेस्ड हो चुका था इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील कैपिटल T। लेकिन F2 जनरेशन में अपने आप को वही कैरेक्टर सेग्रीगेट करके फिर से रीअपियर हो जाता है, तो इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा गया या लॉ ऑफ प्रियोरिटी कहा गया। नाउ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने देखा था कि स्नैपड्रैगन पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, जब स्नैपड्रैगन के रेड फ्लावर प्लांट को वाइट फ्लावर प्लांट से क्रॉस कराया जाता है, तो ये देखा जाता है कि जो गैमेट बनते हैं कैपिटल R और स्मॉल r, और दोनों के फ्यूज़न से जो फ्लावर बनता है वो पिंक फ्लावर बनता है। जब F1 जनरेशन मिले प्लांट में जब क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया जाता है, तो जो जीनोटिपिक रेशियो मिलता है वो 1:2:1 के रेशियो मिलता है, और जो फिनोटिपिक रेशियो मिलता है वो 1:2:1 के रेशियो में मिलता है। मतलब दोनों जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम अमाउंट में मिलते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या मतलब है कि जब कैपिटल R जब दोनों कैपिटल R प्रेजेंट होते हैं, मतलब फुल अमाउंट में रेड कलर प्रोड्यूसिंग एंजाइम बनता है, तो जिससे कि फ्लावर का कलर रेड हो जाता है। लेकिन जब एक ही R प्रेजेंट होता है तो इन F1 जनरेशन, क्योंकि एक R प्रेजेंट है तो वो अपने कैरेक्टर को इनकम्प्लीट शो करता है, वो पूरी तरीके से रेड कलर प्रोड्यूसिंग एंजाइम नहीं बना पाता है, जिससे कि फ्लावर का कलर पिंक हो जाता है। तो स्नैपड्रैगन में हमने ये देखा। को डोमिनेंस का मतलब क्या है, अगर दोनों एलील, अगर पेरेंट 1 से एक एलील मिलता है और पेरेंट 2 से एक एलील मिलता है, तो जो ऑफस्प्रिंग में एलील शो होंगे वो दोनों ही एलील शो होंगे। जैसे कि ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन IA पेरेंट 1 में प्रेजेंट है, IA पेरेंट 2 में प्रेजेंट है, तो ऑफस्प्रिंग में जो जीनोटाइप होगा वो IA और IA, तो ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। अगर पेरेंट 1 में IA है और पेरेंट B में IB है, तो जो ऑफस्प्रिंग में एलील होगा वो AB होगा, जिससे ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा। तो कोडोमिनेंस इसलिए कहा गया क्योंकि जो कैरेक्टर जो रिसेंबल होंगे वो
दोनों पेरेंट्स के होंगे, पेरेंट 1 भी इन्वॉल्व होगा, पेरेंट 2 भी इन्वॉल्व होगा इसमें। Now we take another example of starch granules in pea plant, in pea seeds। इसमें ये देखते हैं कि जब कैपिटल बी ये भी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। जब कैपिटल बी दोनों प्रेजेंट होते हैं तो स्टार्च ग्रेन्यूल और स्टार्च की सिंथेसिस फुल अमाउंट में होती है। और जब जो स्मॉल बी है इसमें लेस स्टार्च सीड या लेस स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब फुल स्टार्च सीड का लेस स्टार्च सीड से क्रॉस किया जाता है तो जो रिजल्ट मिलता है वो इंटरमीडिएट स्टार्च सीड मिलता है। और जब सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया जाता है F1 जनरेशन से मिले प्लांट में तो हमें फुल भी मिलता है, इंटरमीडिएट मिलता है, फिर लो स्टार्च। हमें तीनों टाइप के स्टार्च सीड मिलते हैं, कंटेनिंग सीड मिलते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ 2 genes। What is inheritance of 2 genes? Mendel also worked with and crossed pea plant that differ in 2 characters, that is differ in 2 character। उन्होंने 2 कैरेक्टर वाले प्लांट को लिया, पहले जिसमें कि राउंड और येलो कलर के सीड बन रहे थे, और दूसरा प्लांट उन्होंने फीमेल प्लांट लिया रिंकल्ड और ग्रीन। इन्होंने इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस वहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया था जिसमें कि प्लांट की हाइट इंक्लूड थी, लेकिन जब उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन कराया तो इसमें उन्होंने प्लांट के 2 कैरेक्टर को लिया, जिसमें कि उन्होंने सीड का शेप और सीड कलर लिया, दोनों लिया। सीड शेप राउंड और रिंकल्ड और सीड कलर येलो और ग्रीन। तो जो गैमेट उन्हें मिले राउंड और येलो से वो कैपिटल R, कैपिटल Y, और रिंकल्ड ग्रीन से जो गैमेट मिले उन्हें स्मॉल r और स्मॉल y, क्योंकि ये रिसेसिव था और ये डोमिनेंट था। जो रिंकल ग्रीन था ये रिसेसिव कैरेक्टर था और राउंड येलो था वो डोमिनेंट कैरेक्टर था। When he crossed in between dominant round or yellow plant with wrinkled and green plant, he observed in F1 generation that all plants are round or yellow, that is dominant। मतलब इससे ये प्रूव हो गया कि जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी देखा गया था कि F1 जनरेशन में वही कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं जो कि डोमिनेंट हो, तो इसमें भी वही हुआ। जो राउंड और येलो कैरेक्टरिस्टिक था वो डोमिनेंट था, तो F1 जनरेशन में वही दिखाई दिया। लेकिन जब सेल्फिंग होने दिया तो उन्हें रेशियो 9:3:3:1 में मिला। 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो और 1 रिंकल्ड ग्रीन। जो रिंकल्ड ग्रीन रेशियो था वो उन्हें 1 मिला, जो राउंड येलो रेशियो था, पेरेंटल रेशियो था, वो उन्हें 9 मिला, और बाकी जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स थे जो कि राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, यहाँ पे ब्लेंडिंग हो गई थी कैरेक्टर्स की, तो उन्हें वो 3:3 के रेशियो में मिले, 3:3 के रेशियो में मिले। नाउ व्हाट आर द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट?
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज इक्विवेलेंट टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, वही यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। मतलब कि F2 जनरेशन में जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में सप्रेस हो चुका रहता है वो सेकेंड जनरेशन में अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो करता है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये बताएगा, जो रेशियो हमें 9:3:3:1 के रेशियो में मिला था F1 जनरेशन में हमें ये रेशियो नहीं मिला था, लेकिन F2 जनरेशन में यही रेशियो डोमिनेंट होके दिखने लग जाता है या अपने आप को सेग्रीगेट करके वापस से दिखने लग जाता है। इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा गया। इसमें भी सेम एग्जाम्पल था। राउंड येलो को जब रिंकल्ड येलो से क्रॉस कराते हैं तो देखते हैं कि F1 जनरेशन में सभी राउंड येलो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल i मिलते हैं, और जब इन सभी के पॉसिबल गैमेट्स जब बनाते हैं तो पॉसिबिलिटी गैमेट फॉर्मेशन की ये होती है कि स्मॉल r स्मॉल y हो सकता है, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y। तो ये पॉसिबिलिटी 4 तरह के गैमेट फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जब में एक तरफ मेल पुन्नेट स्क्वायर में एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल को रखा गया और उनके गैमेट को देखा गया, मिलाया गया, तो हमें 9:3:3:1 का एक कॉम्बिनेशन सीरीज मिला इन F2 जनरेशन। इसमें देख कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, जब गैमेट फ्यूजन होता है इन F2 जनरेशन तो कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y, तो 2 कैपिटल R 2 कैपिटल Y। तो क्योंकि डोमिनेंट है कैपिटल R तो हमें राउंड मिलेगा, और Y भी डोमिनेंट कैपिटल Y डोमिनेंट है तो हमें येलो कलर सीड मिलेगा। कैपिटल स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y, तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, क्योंकि दोनों गैमेट में Y दोनों कैपिटल है और एक स्मॉल r है, क्योंकि एक कैपिटल R है तो यहाँ भी हमें डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा, क्योंकि कैपिटल R भी प्रेजेंट है और कैपिटल Y भी प्रेजेंट है। इन दिस गैमेट फ्यूजन, क्योंकि कैपिटल R प्रेजेंट है और यहाँ पे कैपिटल Y प्रेजेंट है तो भी हमें डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा। यहाँ पर भी स्मॉल, यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल Y दोनों प्रेजेंट है तो दोनों का फ्यूज़न होगा, लेकिन यहाँ पर स्मॉल है तो ये रिसेसिव हो जाएगा, तो हमें वही कैरेक्टर दिखाई देंगे जो कि डोमिनेंट है। अगर डोमिनेंट प्रेजेंट है तो हमें रिसेसिव कैरेक्टर नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पे भी डोमिनेंट कैरेक्टर शो होने लग जाता है। सिमिलरली बहुत सारे स्क्वायर में हम देख सकते हैं, खुद करके देख सकते हैं कि कैरेक्टर क्या दिखेंगे। जैसे यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल Y है तो हम अगर इस स्क्वायर में देखते हैं तो कैपिटल R भी मिलता है कैपिटल Y मिलता है यहाँ से, और यहाँ से भी तो हमें डोमिनेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमें कैसे दिखा रिसेसिव कैरेक्टर लास्ट स्क्वायर में, क्योंकि लास्ट स्क्वायर में स्मॉल r स्मॉल y यहाँ से और लास्ट यहाँ से स्मॉल r स्मॉल y, यहाँ पे एक भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट नहीं है, सभी के सभी रिसेसिव एलील लास्ट में प्रेजेंट है, जिससे कि हमें जो कैरेक्टर दिखाई देते हैं वो सभी रिसेसिव कैरेक्टर दिखाई देते हैं, दैट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन।
कलर्ड सीड। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था? वही जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताया गया था कि जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में सप्रेस्ड हो चुके रहते हैं वो F2 जनरेशन में अपने आप को वापस से सेग्रीगेट करके दिखने लग जाते हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। Chromosomal theory was given by Hugo de Vries, Correns and von Schirmack in 1900. In 1865, Mendel gave theory of inheritance. Theory of inheritance because there was not ऑन दैट टाइम, मेंडल के टाइम पर वहाँ पर एडवांसमेंट, माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट नहीं हुआ था। माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट नहीं हुआ था, तो जिससे कि जो मेंडल ने जो थ्योरी दी थी जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने दिया था, वहाँ पर उन्होंने जो जीन्स या जो एलियल पेरेंट्स के थ्रू उनके ऑफस्प्रिंग में जा रहे थे उसे उन्होंने फैक्टर नाम दिया था। लेकिन जब यहाँ पर इन 1900 यहाँ पे एक अच्छे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो जो कॉरेंस, डी व्रीज और शर्मैक ने इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया, क्योंकि तब तक प्रॉपरली सेल डिवीज़न को देखा जा सकता था। तो फिर क्योंकि जो मेंडल थे इन्होंने 1865 में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, इनका एक्सपेरिमेंट 34 ईयर तक दबा रह गया था, क्योंकि उस टाइम पर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था। तो इनके एक्सपेरिमेंट पर किसी का ध्यान गया नहीं और इन्होंने खुद भी अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश ये नहीं कर पाए थे। तो जब 1902 आया, तो इन दिस ईयर ह्यूगो डी व्रीज एंड कोरेंस रीडिस्कवर द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडल, और फिर इन्होंने मेंडल की थ्योरी को रिकॉल किया, उसे क्रोमोसोम से जोड़ा। जो मेंडल जिस फैक्टर की बात कर रहे थे कि ये जो फैक्टर होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन और पेरेंट्स थ्रू फ्रॉम पेरेंट्स थ्रू ऑफस्प्रिंग जाता है, वो एक्चुअली में क्रोमोसोम है, एक्चुअली में वो जीन्स है, फैक्टर जो है वो क्रोमोसोम है। तब तक क्रोमोसोम की डिस्कवरी हो चुकी थी, जिसे उन्होंने कलर बॉडी के नाम से, कोरेंस और डी व्रीज ने कलर बॉडी के नाम से दिया था। नाउ सटन एंड Baveri argued that the pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to the segregation of a pair of factors they carried. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and called it the chromosomal theory of inheritance. जो मेंडल ने जिसे फैक्टर एक्चुअली नाम दिया था या पेयर ऑफ फैक्टर नाम दिया था, वो एक्चुअली क्रोमोसोम था। सटन एंड बावेरी ने उसे बताया कि वो जो F2 जनरेशन में जीन का सेग्रीगेशन होता है और जो रिसेसिव है वो अपने आप को सेपरेट करके फिर से शो होने लगता है, वो एक्चुअली में होता क्या है। तो सेल डिवीज़न में यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल दिया प्रोफेज 2 में, जहाँ पे 2 सेल रहते हैं
दो सेल में क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं एनाफेज स्टेज में, एक दूसरे से अलग होते हैं और दो अपोजिट पोल की तरफ शिफ्ट होते हैं। यहाँ पे दो अपोजिट के पोल की तरफ शिफ्ट होते हैं। फिर इनमें डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न होता है, जिसके थ्रू दो कैरियोकाइनेसिस के बाद दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अभी साइटोकाइनेसिस क्योंकि नहीं हुई रहती है टेलोफेज 2 में, तो वहाँ पे टेलोफेज 2 में दो न्यूक्लियस और एक सेल दिखाई देता है। फिर फर्दर डिवीज़न होता है साइटोकाइनेसिस, जिससे दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे जो सेग्रीगेशन होता है क्रोमोसोम का, वो एनाफेज स्टेज में होता है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे दो क्रोमेटिड हैं, तो टोटल 4 क्रोमेटिड हैं। दोनों क्रोमेटिड अपोजिट पोल की तरफ शिफ्ट होते हैं दोनों सेल्स में, जिससे कि 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे 4 सेल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होती है, जिसमें कि 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसी को क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया, जहाँ पे जो सेग्रीगेट हो रहे हैं एक्चुअली में वो फैक्टर्स नहीं, वो क्रोमोसोम थे। नाउ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। व्हाट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, इनहेरिटेंस ऑफ, क्योंकि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन और मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम इसके प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे, जिसमें हमने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन और पढ़ा था। इस क्लास में हमने इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन से स्टार्ट किया था, जिसमें 2 कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होता है। जीन्स मीन्स जो 2 कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका इनहेरिटेंस कैसे होता है। तो यहाँ पे मेंडल ने 2 कैरेक्टर चूज़ किए थे। पहला सीड कलर, सेकेंड इज सीड शेप। सीड कलर राउंड, सीड कलर येलो और ग्रीन, और सीड शेप राउंड और रिंकल्ड। यहाँ पे उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल थे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर फॉर रिंकल्ड एंड स्मॉल वाई फॉर ग्रीन। जो गैमेट मिले वो कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फ्रॉम रिंकल्ड एंड ग्रीन, फ्रॉम राउंड एंड येलो। In F1 generation, when they get fused and form कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई है, तो जो कैरेक्टर शो होगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा, दैट इज़ राउंड एंड येलो। तो सभी कैरेक्टर डोमिनेंट निकलते हैं। जब उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो देखने को ये मिलता है कि 9:3:1 के रेशियो में उन्हें रिजल्ट दिखाई देता है, जिसमें कि 9 उन्हें पेरेंटल डोमिनेंट और 1 उन्हें पेरेंटल रिसेसिव मिलता है, पेरेंटल रिसेसिव कैरेक्टर मिलता है। और 3:3 जो कि राउंड और ग्रीन और रिंकल्ड और येलो है, वो इंटरमीडिएट कैरेक्टर मिलते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक्चुअली ये इक्विवेलेंट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के, जिसमें जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में सप्रेस्ड हो चुका रहता है, दोज कैरेक्टर इन F2 जनरेशन
सेग्रीगेट होके वापस से रीअपियर होने लग जाते हैं। इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया गया, जिसमें जो रेशियो मिलता है 9:3:1 के रेशियो में मिलता है। और जो कैरेक्टर रहते हैं वो राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन कैरेक्टर उन्हें दिखाई देते हैं। नाउ व्हाट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? क्योंकि इन 1865 देयर वाज नॉट सच पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन वहाँ पे, और वहाँ पे एडवांस माइक्रोस्कोप भी नहीं था। तो अपने एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूज़न मेंडल ने निकाला था, जो ट्रांसफ़र हो रहा था उसे उन्होंने फैक्टर नाम दिया था। लेकिन ह्यूगो डिब्रिज, कोरेंस और शर्माक ने बताया कि वो एक्चुअली में जो फैक्टर थे, जो मेंडल के फैक्टर थे, जो पेरेंट्स के थ्रू उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो रहे थे, वो फैक्टर नहीं थे, वो क्रोमोसोम थे। और सटन बावेरी ने इसे फिर इन 1902 में बताया कि वो ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस जो मूवमेंट होता है वो क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है, और इसे उन्होंने कलर बॉडीज़ के नाम से दिया था। Sutton and Boveri argued that the pair and separation of a pair of chromosome would lead to the segregation of a pair of factors they carried, जिसे सेग्रीगेशन, मेंडल ने सेग्रीगेशन कहा था, सेग्रीगेट होके अलग से शो हो रहे थे, अपने कैरेक्टर को शो कर रहा था, वो सेग्रीगेशन यहाँ पर क्रोमोसोम का था। क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होके इन मेटाफेज 2 में वो इक्वेटर पोजीशन पे रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से फ्यूज रहते हैं। इन एनाफेज स्टेज में वो दोनों अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करने लग जाते हैं, और माइग्रेट करने के बाद वहाँ पे सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न होने के बाद दो सेल का फॉर्मेशन, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। इन मियोसिस स्टेज 2 सेल से 4 सेल मिल जाते हैं, 2 सेल से 4 सेल मिल जाते हैं। इसी को क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहा गया। एक्चुअली में जो सेग्रीगेशन हो रहा था वो क्रोमोसोम का हो रहा था, ये सटन एंड बावेरी ने बताया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, वी विल स्टडी टुमारो।